आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। इस वीडियो में हम लोग जो है 12वीं कक्षा से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक्स लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ डिफिनेशंस, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके 12वीं कक्षा से संबंधित होंगे, महत्वपूर्ण खोज और मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो हम लोगों ने कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो लिया है, जो हम लोग इस पर आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो है लाइफ स्पैन। क्या है? लाइफ स्पैन यानी जीवन काल। तो किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है वह समय अंतराल होता है। मतलब जीवन काल एक क्या है? समय है, जो किसी भी जीवों में जो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है ना, यानी कि कोई भी जीवधारी जब वो जन्म लेता है और उसके बाद उनकी नेचुरल डेथ होती है ना, तो कितना वर्ष जिया, यानी कि उस जीव का जो समय है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उस जीवधारी का जीवन काल कहते हैं। तो इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि किसी भी जीवधारी का जीवन काल उस जीवधारी का वह समय अंतराल होता है जो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उस जीवधारी का जीवन काल कहते हैं। और किसी भी जीवधारी का जीवन काल जो होता है वह उस जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हाथी इतना जो विशाल शरीर जो है वह कितने वर्ष जीता है? तो 65 वर्ष जीता है ना। लेकिन जो आपके कछुआ हैं वो 200-250 जो है आपके 1000 वर्ष तक जी रहे हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो है किस्म के जो हैं कछुए। तो इस तरह से जो है याद रखिएगा, किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है वह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का जो है रिप्रोडक्शंस। क्या है? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की बात कही जा रही है। तो रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं कि यह भी जो है जीवों का क्या होता है? एक मौलिक गुण होता है। सजीव का यह कैरेक्टर्स है ना, जिसमें कोई भी जीवधारी पहले क्या हो जाते हैं? परिपक्व होते हैं, पुनः जो है अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। जैसे बहुत सारे एक कोशिकीय जीवधारी हो गए, है ना, अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, ये अपने जैसे ही संतानों को जन्म देते हैं ना। तो ये हो गए एग्जैक्ट कॉपी वाले, है ना, जो आपके एक जैसे ही संतानोत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी रखते हैं कि मतलब जैसा पेरेंट्स है वैसा ही ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा। तो प्रजनन क्या है? किसी भी जीवधारी का एक मौलिक गुण है। जो जीवधारी क्या करते हैं? परिपक्व होते हैं पहले, फिर जो है क्या करते हैं? अपने जैसे तथा अपने शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि वह जीवधारी जो है ना अपनी जनसंख्या को क्या करता है? बरकरार रखता है, यानी मेंटेनेंस करके रखता है। ठीक है। अब देखिए अगला जो है आपके हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। देखिए तो यहाँ पर जो टर्म है ना आपके जो है कैरियोन का मतलब होता है आपका केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक, यानी कि केंद्रक का बंटवारा। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और कोशिका द्रव का यानी साइटो का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर कोशिका द्रव का जो बंटवारा होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये आपकी जो है एक कोशिकीय जीवों में जैसे कि अमीबा हो गए, पारामीशियम हो गए, युगलिना हो गए, जीवाणु हो गए, इन सबों में क्या होता है? केंद्र का विभाजन होता है सबसे पहले, है ना। इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और कोशिका द्रव बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इसके उपरांत जो है वह 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। उसे ही जो है आप जो है हम लोग क्या रखते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में रखते हैं, विभाजन विधि में रखते हैं। आगे जो है ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? प्रजनन का ही एक प्रकार है जिसमें क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट सेल लेते हैं। याद रखिएगा, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें क्या होता है? नर और मादा प्रजनन अंग भाग नहीं लेते हैं, उसमें ना तो निषेचन होता है और ना ही जो है क्या होती हैं? युग्मनज बनते हैं। तो एक ऐसा प्रकार जो प्रजनन का है वह क्या कहलाता है? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? सिंगल पेरेंट सेल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एकल मातृ
कोशिका भाग लेंगे। आगे है मल्टीपल फिजन। क्या है? मल्टीपल फिजन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुविभाजन की विधि, है ना, बहुविभाजन। तो मल्टीपल बना क्या होता है? बहुत सारे। तो यहाँ पर जब बंटवारा होगा ना किसी भी जीवों का, जब कोई भी जीव विभाजित होंगे ना तो बहुत सारे टुकड़ों में बटेंगे, जिसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो विभाजन का ही एक ऐसा टाइप है ना, जब विभाजन होता है तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे टुकड़ों में बंटते हैं। तो इस प्रकार का जो है फिजन क्या कहलाता है? मल्टीपल। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, खास करके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि मल्टीपल फिजन्स का उदाहरण बताइए। तो आपका जो है अमीबा भी है जो आपके प्रतिकूल परिस्थिति में बनाते हैं, और एक आपके जो है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स आपका जो है प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग मलेरियल पैरासाइट्स कहते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ये बात करते हैं कि जो है जैसे ही आप पूछिएगा मलेरिया किससे होता है, एकदम तुरंत जवाब देगा मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। ऐसा बात क्या है? क्या मादा एनोफिलीज मच्छर से जो है मलेरिया नहीं होता है? होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह करते हैं ना, जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, है ना, आपके जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसके शरीर से जो आपका जो है ब्लड यानी प्लाज्मोडियम लेता है और एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाता है। मच्छर का यही काम होता है ना भाई। मलेरिया जो होता है वो आपके प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये आप जो है भूलकर भी मत बोलिए, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं ना। तो मलेरिया किससे होता है? तुरंत बोल देगा मादा एनोफिलीज मच्छर से। ऐसा नहीं होता है भाई। मलेरिया किससे होता है? तो ये होता है आपके प्लाज्मोडियम से, है ना। प्लाज्मोडियम में जो है अलग अलग प्रकार की जो है स्पीसीज हैं, जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम विवैक्स है, फ्लेसीपेरम है, मलेरियाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन का ही प्रकार है, जिसमें क्या होता है नर और मादा जो है दोनों भाग लेते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें नर और मादा जो है दोनों भाग लेते हैं। इसमें निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? लैंगिक प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लैंगिक प्रजनन कहलाती हैं। आगे देखते हैं क्लोन है। क्या है? क्लोन। तो क्लोन क्या है भाई? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्लोन आएगा तो क्लोन मना होते हैं एग्जैक्ट कॉपी, है ना। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में हमशक्ल भी कह देते हैं ना, कि एक जैसा दिखने वाला। तो एक जैसा किस में दिखेगा भाई? ऑफस्प्रिंग्स की आपकी जो है अलैंगिक में कि लैंगिक में? अलैंगिक में अब कोर्सडी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नर और मादा का संयुग्मन होता नहीं है। नर और मादा युग्मक तो मिलान कर नहीं रहे हैं। अगर नर और मादा युग्मक का मिलान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी होगा, यानी क्लोन टाइप का ऑफस्प्रिंग्स पैदा होगा, है ना। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, जो किसके परिणाम स्वरूप बनेगा? अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनेगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे क्लोन को? तो जो है यहाँ पर कहेंगे कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतानें होती हैं, जो अपने माता पिता से क्या होती हैं? समान होती हैं। अब समान किस किस रूप में होंगे? तो याद रखिएगा स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली रूप से, यानी कि हिंदी भाषा में संरचनात्मक तथा आनुवांशिकी रूप से जो जन्मे संतान होंगे आपके अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से या मेथड से, तो वैसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। यानी क्लोन जो है अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जन्मे वैसे संतान होते हैं जो अपने जनक से, माता पिता से, है ना, क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। किस किस मामले में भाई? तो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली, हिंदी भाषा में संरचनात्मक रूप से और आनुवांशिकी रूप से। तो ऐसे उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए आगे है बडिंग। क्या है? बडिंग। तो बडिंग क्या होता है? यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन जो होता है ना, वह अलैंगिक प्रजनन का ही प्रकार होता है। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन का ही प्रकार होता है। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी जीवधारी परिपक्व होते हैं ना, तो अपने शरीर के बाहर से या शरीर के अंदर से क्या करता है? उभार जैसी संरचना का विकास करता है, एलिवेशन करता है। क्या करता है? एलिवेशन, उभार जैसी संरचना का निर्माण करता है, जो परिपक्व होते हैं और मुख्य पेरेंट से सेपरेट कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रा में जो है कलिकाएं निकलती है, बर्ड निकलता है ना, और उसमें क्या होता है?
वो आपके जो है शरीर के बाहर बनते हैं ना, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो बडिंग होता है, मुकुलन जो होता है, वह अलैंगिक प्रजनन का ही जो है एक मेथड्स होता है, एक विधि होता है जिसमें जीव शरीर परिपक्व होते हैं और वो जो मुकुल है यानी बर्ड है, जो शरीर के बाहरी सतह पर और शरीर के आंतरिक सतह पर क्या होते हैं, एलिवेशन होता है, उभार जैसी संरचना बनती हैं और जो परिपक्व होते हैं और क्या करते हैं, अपने जनक शरीर से सेपरेट होते हैं, अलग हो जाते हैं और एक नए संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब बर्ड जो है फॉर्मेशन होता है आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहरी सतह पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं, जिसमें आपका आता है हाइड्रा आता है और क्या आता है, ईस्ट आता है। हाइड्रा और ईस्ट जो है आपके क्या है, एक्सटर्नल बडिंग के उदाहरण हैं, बाह्य मुकुलन के उदाहरण है। और इंटरनल में क्या होता है, मुकुलन का एक ऐसा प्रकार जिसमें मुकुल यानी बर्ड शरीर के आंतरिक सतह पर बनता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग। क्या बोलेंगे, इंटरनल बडिंग, अंग्रेजी भाषा में आंतरिक मुकुलन कहेंगे, जिसमें आपके आते हैं स्पॉन्ज, क्या आते हैं, स्पॉन्जेज आते हैं, जिसमें क्या होता है, गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, गेम्यूल का निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान में रखिएगा गेम्यूल फॉर्मेशंस कहाँ होते हैं, स्पॉन्जेज में होते हैं, यानी कि आपके पोरीफेरा में, जिसको हम लोग मुख्य रूप से स्पॉन्जेज कहते हैं, ठीक है। और सिलोन्टेरेटा को क्या बोलते हैं, कोरल, क्या बोलते हैं, कोरल, ध्यान में रखिएगा। आगे देखें, कोनिडिया, क्या है, कोनिडिया। तो कोनिडिया जो है एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल क्या है भाई, तो ये अचलनशील बीजाणु होते हैं, जो आपके स्पोर फॉर्मेशंस जो होते हैं, बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती हैं, जो आपके अलैंगिक प्रजनन का ही मेथड होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे पेनिसिलियम में हो गए, एस्परजिलस में हो गए, उनमें क्या बनता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, जो चेन में सजे होते हैं। आगे देखें, टेरियर ऑफ बंगाल, इसे बंगाल का आतंक। तो बंगाल का आतंक कौन से पौधे को कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलकुंभी। क्या कहते हैं, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नॉर्मली हम लोगों ने जो सुना और पढ़ा है, बंगाल के लोग जो होते हैं ना, मछली और चावल के जो है शौकीन होते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति पाए जाते हैं, चावल और मछली का ही ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं, इसीलिए भी क्योंकि देखिए चावल को ग्रो करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और मछली जो है कहाँ ग्रो करेगी, पानी में ग्रो करेगी। तो लेकिन यहाँ पर वास्तविक बात ये है कि जब पानी ही पानी है भाई, तो पानी में रहने वाले पौधे ही ना ग्रो करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेगा, जलकुंभी ज़्यादा ग्रो कर जाता है, इसीलिए हम लोग जलकुंभी को बंगाल का आतंक कह देते हैं। तो याद रखिएगा, टेरियर ऑफ बंगाल कौन से पौधे होते हैं आपके, तो याद रखिएगा वाटर हेसिंथ होता है, जिसे हम लोग जलकुंभी कहते हैं, ठीक है। आगे जो है वो है आपका कटिंग। कटिंग माना होता है कलम विधि। क्या होता है, कलम विधि होता है, जो आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम। वेजिटेटिव यानी कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। तो इस तरह से जो है कटिंग, तो कटिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी तने में जो है ना कट लगाते हैं, मिट्टी रखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें निरंतर पानी देते रहते हैं और जैसे ही उससे गोजरा फेंकता है, जड़ निकलता है, उसको हम लोग मुख्य तने से अलग कर देते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। तो ये नॉर्मली जो है हम लोग के यहाँ जो होता है, जैसे कि कट लगाई, कटिंग प्रोसेस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कलम विधि कहते हैं, यानी कटिंग मेथड्स कहते हैं, जो नॉर्मली बरसात के दिनों में हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। आगे देखें, ग्राफ्टिंग। क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग भी एक प्रकार का क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता अनुसार जो है दो पौधे को इस प्रकार से
काटा जाता है भाई और जोड़ा जाता है ताकि वह दोनों पौधा जो है एक ही पौधे के रूप में ग्रो करे। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। और याद रखिएगा इससे बहुत बार जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं कि जो है ग्राफ्टिंग प्रोसेस में जो आपके रूटेड पोर्शंस होते हैं यानी कि जो जड़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोक। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग होता है, आपके ग्राफ्टिंग विधि जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के अंतर्गत आते हैं और इसमें जो है हम लोग दो पौधे को इस प्रकार से काटते और जोड़ते हैं ताकि वह जो है ना दोनों कटा हुआ पौधा एक ही पौधों के रूप में ग्रो करता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ग्राफ्टिंग है इसमें रूट जो सिस्टम बनाएगा फॉर फ्यूचर में उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। और जो साइकोन होगा वह फ्यूचर में क्या बनाएगा, सूट सिस्टम। तो ध्यान में रखिएगा ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए कि रूट सिस्टम जो बनाएगा यानी रूटेड पोर्शन यानी कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस में रूटेड सिस्टम क्या कहलाता है, तो कहेंगे स्ट्रोक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोक। और जो आपके सूट पोर्शन होते हैं वह क्या कहलाता है, साइकोन। ठीक है, अब आगे देखिए है टिश्यू कल्चर। क्या है, टिश्यू कल्चर। हिंदी भाषा में इसे कहते हैं उत्तक संवर्धन। क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन, उत्तक को बनाना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 2024 ईस्वी में जो है ना ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आया था इससे टर्मिनोलॉजी से, जैसे बोला था कि टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी जो है क्या होता है, तो ये एक प्रकार की पौधों में पाई जाने वाली एबिलिटी होती है। अब कौन सी एबिलिटी भाई, कैसा गुण, तो यहाँ पर जो है पौधों के प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है, वह संपूर्ण पौधा तैयार कर सकता है, ऐसा वाला गुण होता है। जैसे मान लिया जाए कि मनुष्य है, कोई जंतु ही है, अगर उनकी डेथ होती है ना, प्रत्येक जीवों की डेथ होती है एक निश्चित समय आने पर, तो अगर वो मरने वाले रहते हैं तो क्या करते हैं, उसका एक सेल ले लेते हैं और जो है पुनः क्या कर देते हैं हम लोग, उससे एक नया जीव बना लेते, एग्जैक्ट कॉपी। तो भाई मरने की तो टेंशन ही नहीं रहती ना, वो शरीर को हटा देते, फिर उन्हीं के जो है सेल से जो है एक नया शरीर बना लेते, फिर तो रोना धोना कैसा। ठीक है, तो ऐसा जो है जंतुओं के कंडीशंस में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा टिश्यू कल्चर में जो है ऐसी बात होती है कि पौधों के प्रत्येक कोशिकाओं से क्या करता है, हम लोग उसके प्रत्येक कोशिकाओं से एक संपूर्ण पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा टोटीपोटेंसी जो है ना वो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक गुण होता है जो क्या कर सकते हैं, एक सेल से, एक एम्ब्रायो से, एक जो है आपके भ्रूणपोष से एक नए पौधे बनाए जा सकते हैं, है ना। क्योंकि पौधों में ऐसी कैपेसिटी होती हैं, पौधों की कोशिकाओं में ऐसी कैपेसिटी होती हैं कि वह एक नया पौधा तैयार कर सकता है। तो इसी एबिलिटी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, टोटीपोटेंसी। क्या नाम दिया, टोटीपोटेंसी। तो यह अप्लीकेबल कैसे है, टिश्यू कल्चर जो है ना ये प्लांट के क्षेत्रों में क्यों इतना जो है सक्सेस सफल साबित हुआ, क्योंकि प्रत्येक कोशिकाओं में टोटीपोटेंसी का गुण होता है। अब हम लोग देखते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है ना, तो उत्तक संवर्धन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन क्या है, यह भी आपका जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, ये एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे विज्ञान के सिद्धांतों पर काम करती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर ये काम करती हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन या उत्तक संवर्धन जो होता है ना, यह एक प्रकार की आधुनिक और जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, आधुनिक यानी मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यानी उत्तक संवर्धन जो होता है या पादप उत्तक संवर्धन जो होता है, यह जो है ना क्या होता है, आधुनिक तथा जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें हम लोग पौधों के जो है कुछ कोशिका लेकर के, कुछ उत्तक लेकर के, भ्रूण लेकर के जो है ना उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रयोगशाला स्थिति पर, और उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में रखते हैं, जिससे हमारा संपूर्ण पौधा तैयार होता है। यही सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो हम लोग जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पादप उत्तक संवर्धन जो है एक प्रकार की आधुनिक और जटिल प्रक्रिया है जिसमें पौधों के विभिन्न कोशिकाओं को, उत्तकों को, भ्रूणपोष को, भ्रूण को इत्यादि को लेकर प्रयोगशाला विधि पर
हम लोग उसे उचित पोषक तत्व तो उपलब्ध कराकर एक संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो यही जो संपूर्ण पौधा करने का जो तरीका है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। और इसी उत्तक संवर्धन में जो पौधों के अलग अलग हिस्से को हमने लिया, जैसे कोशिका लिए, उत्तक लिए, है ना, भ्रूणपोष लिए, भ्रूण लिए, इन सब को जो लिए ना, यही क्या कहलाता है, पादप उत्तक संवर्धन की भाषा में है एक्स पौधा कहलाता है। और यह जब होता है ना, जब प्रयोगशाला में बना लेते हैं तो सबसे पहले बनता है मास ऑफ सेल्स बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशंस कहते हैं। जो क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएट होता है, उसमें रूट स्टेम लीव जैसी कोई बात नहीं होती है। तो इस कंडीशन से उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस। चलिए आगे हम लोग देख देते हैं, यूनी और बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में भी देखा कि फूल क्या होते हैं, फूल के अलग अलग हिस्सों के बारे में। तो यहाँ पर बात करी जा रही हैं एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प की। तो एकलिंगी पुष्प क्या होता है, वैसे पुष्प जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ या तो नर प्रजनन अंग या तो मादा प्रजनन अंग रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, यानी पुष्प कहेंगे, एकलिंगी पुष्प। और जब द्विलिंगी की बात आएगी, जिसमें क्या होगा, वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों मौजूद होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो है पपीता हो गया, परवल हो गया, तरबूज हो गया, ये सब के सब क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। लेकिन जो है आपके चाइना रोज हो गए, गुलाब हो गए, ये सब कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, यानी द्विलिंगी पुष्प है। आगे देखिए, आगे जो है सीजनल है। क्या है, सीजनल ब्रीडर्स, यानी कि वैसे जीव जो किसी खास मौसम में ब्रीड कर सकते हैं, अपने जैसे शिशुओं को जन्म दे सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सीजनल, मौसमी प्रजनक, है ना। एक ऐसा जीवधारी जो किसी खास मौसम में ही जो है अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे मछलियाँ हो गई, पक्षी हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, यानी सरीसृप हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यानी एक ऐसा मेंबर्स जो क्या कर सकता है, किसी भी मौसम में जो है ब्रीड कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत। क्या बोलते हैं, सतत, यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। यानी कि इसमें जो है समय है, इसमें जो है आपका जो है किसी भी जो है मौसम में क्या हो सकता है, आपका ब्रीड कर सकता है। उसके बाद है गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी गैमेटोस और जेनेसिस है। तो युग्मक का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, यानी युग्मक जनन, युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे अगर पौधे की बात करी जाए तो पॉलन ग्रेन्स बनता है ना, उसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और अगर एम्ब्रायोसैक बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी दीर्घ बीजाणु जनन, या इसी को बोलते हैं हम लोग गुरु बीजाणु जनन। लेकिन जंतु की भाषा में, क्योंकि जंतु में भी युग्मक बनते हैं ना, तो जंतु में अगर नर युग्मक बनता है तो नर युग्मक किसको कहते हैं, स्पर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म को कहते हैं मेल गैमेट्स। तो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। तो याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आगे जो है वो है पार्थिनोकार्पिक और पार्थिनोजेनेसिस। तो देखिए पार्थिनोकार्पिक यानी कि एक ऐसे फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, इन सबों में क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक होता है। यानी एक ऐसे फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। और एक ऐसे जीव, देखिए यहाँ पर जीव की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर एक ऐसे जीव जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन वाली बात होती है कि कार्पिक मन फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, जेनेसिस यानी कि जो है एक ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे बिना निषेचन के, जैसे आपके बीज हो गए यानी मधुमक्खी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बिना निषेचन के जो है फल बनेंगे, और यहाँ पर बिना निषेचन का क्या होगा, एक जीव पैदा होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमशः पार्थिनोकार्पिक और पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। आगे देखिए एम्ब्रायोजेनेसिस है। क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस। हिंदी भाषा में इसे कहते हैं भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं,
भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो भ्रूणोद्भव क्या होता है? भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया है, यानी भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो भ्रूण का निर्माण किससे होता है? तो बोलेंगे युग्मनज से होता है। किससे होता है? युग्मनज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो भ्रूणोद्भव क्या है? तो आंसर में हम लोग करेंगे कि भ्रूण के निर्माण की या भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है? युग्मनज कोशिका से होता है। तो युग्मनज कोशिका में क्या होता है? डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद जो है ना, ये क्या कर जाते हैं? भ्रूण में बदल जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। यानी कि युग्मनज कोशिका से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एम्ब्रायोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशंस एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द एम्ब्रायो, दैट इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद है ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस मतलब होता है एक ऐसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं, है ना। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है शरीर से बाहर किया जाता है, और फिर जो है एक समय आता है जब अंडे टूटते हैं, उससे एक नया जीव पैदा होता है। तो ओविपेरस और विविपेरस में क्या होता है? एक ऐसे जीव जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, और बच्चा कहाँ पलता है? इनसाइड मदर वूम पलता है, यानी माँ के शरीर के अंदर पलता है। तो उसे कहते हैं हम लोग विविपेरस। क्या बोलते हैं? विविपेरस। यानी ओविपेरस और दूसरा क्या है? विविपेरस। एक ऐसे जीव जो अंडे जन्म देते हैं उसे ओविपेरस कहते हैं, और एक ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, यानी फूल के हिस्से हैं। फूल के कितने हिस्से होते हैं? तो 4 हिस्से भाई होते हैं। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोइशियम होता है, और गाइनोशियम्स होता है। इस पर तो हम लोग कंप्लीट चर्चा भी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अलग अलग हिस्सों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा था। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, है ना। ओव्यूल क्या होते हैं? तो ये आपके मेगा स्पोरेंजियम है। क्या है? आपके मेगा स्पोरेंजियम, यानी कि ध्यान में रखिएगा, ओव्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेगा स्पोरेंजियम्स। तो ओव्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है? मेगा स्पोरेंजियम को करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइप्स, है ना, और ओव्यूल से क्या बनते हैं? आपके बीज बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स यानी कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, ये होते हैं आपके 6 प्रकार के। पहला प्रकार का नाम है ऑर्थोट्रोपस। क्या है? ऑर्थोट्रोपस, है ना। दूसरा है एनाट्रोपस। क्या है? एनाट्रोपस है। उसके बाद है हेमी एनाट्रोपस। क्या है? हेमी एनाट्रोपस। उसके बाद है एम्फीट्रोपस। क्या है? एम्फीट्रोपस। उसके बाद क्या है? आपके कैम्पाइलोट्रोपस। क्या है? कैम्पाइलोट्रोपस। उसके बाद क्या है? सर्सिनो। क्या है? सर्सिनोट्रोपस। तो ये 6 प्रकार के ओव्यूल हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। तो ये क्या हो गए? आपके ओव्यूल के प्रकार हो गए। आगे देखिए, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन क्या होता है? तो पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमस्कुलेशन कहते हैं। और इमस्कुलेशन क्यों करते हैं भाई? क्योंकि परपरागण हो सके। ठीक है, अब आगे देखिए, इम्प्लांटेशंस क्या होता है? इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन जो है यानी प्रत्यारोपण किसे कहा जाता है? जब जो है आपके जो है फीमेल गैमेट्स जब फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि अंड कोशिका जब फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, तो यह मादा के जो है गर्भाशय में जो है 3 परत होता है, याद रखिएगा। एक होता है एपिमेटेरियम, एक होता है मेसोमेटेरियम और एक होता है एंडोमेटेरियम। तो ये एंडोमेटेरियम में जो है फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन, यानी हिंदी भाषा में इसे प्रत्यारोपण कहते हैं। आगे है दोहरा निषेचन। क्या है? दोहरा निषेचन है। तो दोहरा निषेचन का जो कंसेप्ट है ना, ये आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो कुछ मुद्दे याद रखिएगा। दोहरा निषेचन जो है सबसे पहले बताया था नवासिन नाम के वैज्ञानिक ने। पौधे का नाम याद रखिएगा, लिलियम और फ्रिटिलेरिया रखिएगा। और इसमें 2 बार मिलान होते हैं, जैसे कि आपके बीच में जो है आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उसमें जो है पहला जो परागकण से आता है वो मिल करके क्या बनाता है?
3N बनाता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म या हिंदी भाषा में भ्रूणपोष कहते हैं, और जो दूसरा नर केंद्रक होता है वह जो है आपके एग सेल से मिलकर के जाइगोटिक सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशंस होता है आपके जो है साइनर्जिड वाले पोर्शंस में होता है, यानी एग सेल्स और सेकेंड मेल न्यूक्लियस मिलता है तो जिससे बनते हैं युग्मनज। तो युग्मनज बनता है और आपके जो है पोलर के साथ फर्स्ट मेल न्यूक्लियस मिलते हैं तो जिससे क्या बनता है आपके भ्रूणपोष बनता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, दोहरा निषेचन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए फॉल्स फ्रूट, वैसे फ्रूट्स यानी वैसे फल जिसका निर्माण किससे होता है, आपके अंडाशय को छोड़ करके अन्य किसी भाग से होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, यानी असत्य फल जिसको हम लोग कहते हैं मिथ्या या झूठा फल। यानी वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़ करके किसी अन्य हिस्से से होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिथ्या फल यानी फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जैसे सेब हो गए, नाशपाती हो गए, इन सबों में क्या होते हैं आपके जो हैं फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं। जैसे कि आपके सेब हो गए, यह जो है आपका थैलेमस वाला पार्ट जो है क्या करता है, फल बनाता है। आगे देखिए ट्रू फ्रूट्स है, सत्य फल है, यानी एक ऐसे फल जिसका निर्माण किससे होता है, ओवेरी से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्य फल कहते हैं। और पॉलिनेशन है कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। तो हम लोगों ने जो है इस पर बहुत डीपली चर्चा करा है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अब एक्सप्लांट, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है, आपके पौधे के जिस किसी भी भाग का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। अब बात आती है पेडिसिल की, तो पेडिसिल जो है आपके पुष्प का डंटी जो होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, पेडिसिल कहलाता है। इंसेमिनेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र सेचन, क्या बोलते हैं, शुक्र सेचन। तो यहाँ पर शुक्र सेचन यानी कि जब स्पर्म्स जो होता है ना वह फीमेल के शरीर में प्रवेश कराया जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र सेचन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इंसेमिनेशन कहा जाता है, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज नॉन एज इंसेमिनेशन। यानी कि शुक्राणु को जब मादा शरीर में ट्रांसफ़र करा जाता है, स्थानांतरित करा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। और जब मिलान होता है नर और मादा युग्मक का तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। हिंदी भाषा में कहें तो नर और मादा युग्मक के संलयन की जो प्रक्रिया होती हैं उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद यानी उपरांत क्या बनता है, युग्मनज कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं, युग्मनज कोशिकाएं बनती हैं। और इस युग्मनज कोशिका से जो है एक नए जीव शरीर का विकास होता है। आगे देखिए गेस्टेशन है, गेस्टेशन माना होता है डेवलपमेंट, जो शरीर के अंदर जो है ना बच्चे पल रहे होते हैं, डेवलपमेंट, शिशुओं का विकास। आगे जो है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मानी डिलीवरी जिसको बोलते हैं प्रसव। जो आपके बच्चे जो हैं अगर माँ के गर्भ में पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं तो उसके बाद जो है उस बच्चे का शरीर से बाहर आना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, यानी कि सीधा सीधा बोलेंगे डिलीवरी ऑफ द बेबी या मैच्योर बेबी। ठीक है, उसके बाद है एंडोमेटेरियम। तो एंडोमेटेरियम क्या होता है, गर्भाशय का जो है सबसे आंतरिक हिस्सा होता है जो एंड रफ टफ होता है जिसको बोलते हैं एंडोमेटेरियम। जहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा इम्प्लांटेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्लेसेंटल हार्मोन्स क्या होता है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है ना। तो माँ और बच्चे के बीच की जो कड़ी होती हैं, जो माँ और बच्चे के बीच में जो एक डोरीनुमा संरचना से जो है ये आपस में जुड़े होते हैं ना, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, तो माँ और बच्चे के बीच में जो है ना, जब ये बच्चे जो है माँ के गर्भ में भ्रूणी अवस्था में यानी पल रहे होते हैं ना, तो माँ और बच्चे के बीच में कंडक्शन के लिए, चाहे वो आपके पोषण हो, गैसेस एक्सचेंजेज हो, एक्सरीजन हो, इन सारों के लिए व्यवस्था के लिए, इन सबों की व्यवस्था के लिए जो है ना, ताकि जो वो बच्चे में और माँ के बीच में जो है क्या कर सके, मेंटेनेंस कर सके, संतुलन पर रख सके, इसके लिए जो है एक विशेष प्रकार का जो है ना कनेक्शन दिया गया है, डोरी जैसी संरचना दी गई हैं जिसे हम लोग अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। और उनके द्वारा जो है दो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि आपके जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और दूसरा हार्मोन्स जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हैं।
और इसी वजह से जो है हम लोग प्लेसेंटा को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हम लोग कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे आपके ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन्स, और इन्हीं की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिसकी मदद से जो है प्लेसेंटा की मदद से जब बच्चे शरीर से बाहर आते हैं तो वह माँ के द्वारा एक विशेष प्रकार के डोरी से अटैच रहता है, फिर जो है उसे जो है सीजर से काट करके अलग कर दिया जाता है। उसके बाद है कोलेस्ट्रम। क्या है? कोलेस्ट्रम। अगर हम लोग कोलेस्ट्रम की बात करें तो माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है, जो आपके पार्चुरेशन के जस्ट आफ्टर जो है बनते हैं, जिसमें एंटीबॉडी के साथ साथ जो है हाईली न्यूट्रिटिव प्रोटीन्स रहता है, जो बच्चों के लिए जो है ना काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये आपके हो गए कोलेस्ट्रम, ठीक है। अब आते हैं फैमिली प्लानिंग की बात करी जाए तो परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन में जो है इस चीज़ का जो है चर्चा है कि बच्चे पर हम लोग किस प्रकार से रोक लगा सकते हैं। तो परिवार नियोजन भारत में यानी फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत हुई थी भारत में 1951 ईस्वी में हुई थी, है ना, 1951 में ही हुई थी। और उनके द्वारा जो बताया गया था कि हम दो हमारे दो, है ना, कि जो बच्चे कम ही अच्छे, इस तरह की बातें करी गई थी। लेकिन आज की जो हमारी जनसंख्या है वो कहीं जो है दिन दूनी रात चौगुनी जो है बढ़ रही है। तो इस पर जो है कंट्रोल करने की बात करी जा रही है कि जो है अगर हम लोग हमारे पास कम बच्चे होंगे तो उन सारे बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, सुख सुविधा अच्छे से उपलब्ध करा पाएंगे। आगे है वैसेक्टोमी। क्या है? वैसेक्टोमी। तो ये वैसेक्टोमी आपका जो है सर्जिकल एक मेथड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है आपके फैमिली प्लानिंग का जो है सर्जिकल मेथड होता है, जिसमें क्या होता है पुरुष के द्वारा जो है ये प्रक्रियाएं करी जाती हैं, जिसमें भाषा डिफरेंसेस को क्या किया जाता है, कटअप करा जाता है, टाइड अप करा जाता है, जिससे जो है स्पर्म्स जो है वो किया जाता है, उसका जो वे होता है वो ब्लॉकेज कर दिया जाता है। तो ये आपके ऑपरेटिव मेथड होते हैं पुरुषों के कंडीशन में। लेकिन ट्यूबैक्टोमी की जब बात करी जाती है तो ये आपके होते हैं फीमेल में, यानी कि आपके जो है फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉकेज कर दिया जाता है, टाइड अप करा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, फैमिली प्लानिंग में जो है आपका सर्जिकल मेथड में आता है अगर आपके जो है, और इसको हम लोग टर्मिनल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि अगर ही टर्मिनल मेथड अपना लिया जाए, सर्जिकल मेथड अपना लिया जाए तो एक दंपत्ति जो है एक नए शिशु को बनाने में असक्षम होती हैं, जिसमें आपके पुरुष अगर कराए तो बोलेंगे वैसेक्टोमी, अगर स्त्री कराती हैं तो बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी। आगे देखिए ऑर्चिएक्टोमी, है ना। तो ऑर्चिएक्टोमी क्या होता है, जब जीव शरीर से यानी पुरुषों के शरीर से जब एक या दोनों टेस्टिस को हटा दिया जाता है ना, रिमूव कर दिया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ सर्जिकल मेथड्स के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्चिएक्टोमी कहते हैं। उसके बाद है हम लोग का ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि वे सारे जो हैं व्यक्ति जिसके पास जो है कोई भी संतान नहीं है, चाहे वो आपकी प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कारण हो, चाहे वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारण हो, चाहे वो पुरुषों में पाए जाने वाली जो है समस्याओं के कारण हो, चाहे वो स्त्रियों में पाए जाने वाले इनफर्टिलिटी के कारण हो, तो इसके समाधान के लिए जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रखा गया है, ताकि जो है उन सारे दंपतियों को जो है एक शिशु मिल सके और वे भी जो है अपना जीवन खुशी से जी सके, जिसके अंतर्गत जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स है आपका IVF, ठीक है, जिसको हम लोग इन वटो फर्टिलाइजेशंस कहते हैं, यानी कि शिशु परखने वाली बात, ठीक है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सीजर कहते हैं, ठीक है, आणविक विज्ञान की कैची कहते हैं। और DNA रिप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षी प्रतिरूपण होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड और साइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये आपके DNA के यूनिट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल करके जो है यानी एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिससे DNA बनता है। और तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सब यूनिट होता है वो 3 होते हैं, आपके जो हैं पेंटोज शुगर हैं, फॉस्फेट समूह हैं और नाइट्रोजनस बेस हैं। और याद रखिएगा साइड में जो है आपका न्यूक्लियोसाइड्स में आपके पेंटोज शुगर हैं और नाइट्रोजनस बेस हैं, यानी कि फॉस्फेट समूह जो होता है न्यूक्लियोसाइड में
अब्सेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड में आपके जो हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं, और आपके न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फॉस्फेट समूह अनुपस्थित रहता है।